आज मेरी बारात का दिन था और मैं स्टेज पर बैठा हुआ था। मेरी होने वाली बीवी बहुत नेक थी। कुछ ही देर में मेरी बीवी की सहेलियां स्टेज पर आई और दूध पिलाई की रस्म करने लगी। इसमें मेरी बीवी की छोटी बहन भी शामिल थी और मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। और वो थी तो भला की हसीन थी। जैसे ही रस्म अदा करने के लिए वो मेरे करीब आई तो चुपके से मेरी जेब में मोबाइल डाल दिया और चुपके मेरे कान में बोली, घर जाकर इसमें मौजूद वीडियोस देख लेना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैं इसकी बात सुनते ही मैं हैरान हो गया, मगर मैं सब मेहमानों के सामने इसे कुछ ना कह सका। शादी के कुछ दिन बाद वो मोबाइल ऑन किया और इस मोबाइल में मौजूद वीडियोस देखने लगा। मगर वीडियो देखते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इसमें तो मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरा नाम अहमद है। मेरे बाप ने अम्मा को किसी बात पर तलाक दे दी थी, क्योंकि इन दोनों की हर बात पर लड़ाई होती थी। मेरे बाप ने तो अम्मा को तलाक देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि अगर अब्बा माँ को तलाक दे दिया तो इनके चारों बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। अब्बा हमसे हर रोज मिलने आया करते थे। जब अब्बा ने दूसरी शादी की थी तब से तो वह हमें भूल ही गए थे कि इनके पहले ही 4 बच्चे भी हैं, जिन बच्चों को अपने बाप की बहुत जरूरत है। बाप का साया भी किसी नेमत से कम नहीं होता। बाप की वजह से औलाद की शख्सियत मुकम्मल होती है, लेकिन हमें तो माँ ने माँ बाप का दोनों का प्यार दिया था और माँ ने हमें बाप बनकर पाला हुआ था, जिसने अपनी जवानी हमारी खातिर लगा दी थी। सब इतना कहने के बावजूद भी मेरी माँ ने दूसरी शादी नहीं की थी और हमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया था। जैसे ही मैंने पढ़ाई मुकम्मल की तो मुझे एक अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई और हमारे घर के हालात बहुत अच्छे से बेहतर हो गए थे। मेरी तो 3 बहनें थी और मैं इनका इकलौता भाई था। मैं भाइयों में एक ही होने की वजह से सब मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरे लाड़ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मुझसे तो मेरी 3 बड़ी बहनें थी और इन तीनों की भी शादी हो गई थी। जैसे ही इन तीनों की शादी हुई तो सबको मेरी शादी की फिक्र हो गई। जैसे ही इन तीनों की शादी हुई तो सबको मेरी शादी की फिक्र हो गई, जबकि शादी के नाम से भी डर लगता था। मेरे माँ बाप की शादी तो कामयाब नहीं हो सकी थी। मैं बचपन से ही इनकी लड़ाई देखकर मैंने सोच लिया था कि मैं हरगिज भी शादी नहीं करूंगा। मैंने बचपन से ही मुश्किल की जिंदगी गुजारी थी और मैं नहीं चाहता था कि मैं कभी भी शादी भी करूंगा, जो मेरे बाप की तरह एक औरत को छोड़ जाऊं और मेरे बच्चे मेरे बगैर महरूमिया वाली जिंदगी गुजारे। अम्मा तो मुझसे बार बार पूछती कि अगर कोई लड़की पसंद है तो हमें भी बता दो, लेकिन मैं तो इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि अम्मा ने तो मुझे पहले से ही इस बात से ताकीद कर दी थी कि किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखते वक्त ये जरूर ख्याल कर लेना कि तुम्हारी अपनी भी 3 बहनें हैं। और जिस कंपनी में मैं नौकरी करता था, इस कंपनी की बॉस की बेटी थी, जो कि वो बहुत ही बिगड़ी हुई थी और वो बार बार मेरे सर पर खड़ी होती, जबकि मुझे तो ऐसी लड़कियों से पहले से ही चिढ़ थी। मैं इससे जितना भी दूर जाता वो मेरा करीब होती और मुझे किसी न किसी काम के लिए अपने साथ ले जाती, और मजबूरन बॉस के कहने पर मुझे इसके साथ जाना पड़ता था। मेरी भी बहनें थी जो घर से बाहर निकलते वक्त पर्दा करके जाया करती थी, लेकिन जिन लोगों के पास पैसे बहुत सारे होते हैं, इनके सर से और गले से दुपट्टे भी उतर जाते हैं। लोग मुझे कहते थे कि ये तंग ज़हीन का आदमी है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। असल हकीकत तो यह है कि जिस औरत में हया होगी वो सर से दुपट्टा नहीं उतारेगी। मेरी माँ भी पहले से ही पर्दा करती थी और मेरी बहनों को भी करवाती थी, लेकिन मेरे बॉस की बेटी तो इंतहाई बेहुदा कपड़े पहनती थी। मैं जितना भी इससे दूर जाता वो इतना ही मेरे करीब जाने की कोशिश करती थी। वो तो मेरे करीब आने के बहाने तलाश करती थी। मैं इस बेहुदा लड़की से बहुत तंग आ चुका था और दूसरी नौकरी की तलाश में था। मेरे लिए जॉब तो बिल्कुल ही अच्छी थी, लेकिन बॉस की बेटी मेरे लिए सर का दर्द बन चुकी थी। मैं पहले से ही गुस्से का बहुत तेज था। अब मेरी माँ मुझे जबरदस्ती करने लगी कि इन्हें जल्द से जल्द बहू चाहिए। मेरी शादी की फिक्र बहनों को भी सताने लगी कि इन्हें भाभी चाहिए, लेकिन मैं तो शादी से भी दूर भागता था। एक दिन तो मेरी बहन कहने लगी, भैया आप तो शादी नहीं करना चाहते, मगर आप तो कल किसके साथ कार में घूम रहे थे। मुझे तो लगता है भैया आपने चोरी की शादी कर ली है। इसने तो यह बात मजाक मजाक में की थी, लेकिन मुझे इसकी बात सुनते ही बहुत गुस्सा आया था। मैंने अपनी बहन को खूब बातें सुनाई और कमरे में चला गया।
मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना नहीं आता था, लेकिन मुझे जब भी गुस्सा आता मैं आसपास की सारी चीजें तोड़-फोड़ कर दिया करता था। मैं बचपन से ही बहुत गुस्से का मालिक था और मेरी खुद की आदत भी मुझे बहुत बुरी लगा करती थी। मेरे गुस्से करने पर मेरी बहन नाराज होकर अपने ससुराल चली गई थी और रोते हुए कहने लगी कि अब वो कभी इस घर में कदम नहीं रखेंगी। वो भी शुरू से ही जज्बाती थी, मगर मुझे घर पर भी कोई नहीं समझता था। बड़ी बहन जितने समझदार थी इतनी ही मेरे मामले में ना समझती। हर रोज नई नई लड़कियों की तस्वीर मुझे दिखाती फिरती थी। हालांकि मैं तो पहले से ही बता चुका था कि मुझे शादी हरगिज भी नहीं करनी। जब जब घर में शादी की बातें होती हैं तब मेरे कानों में मेरे माँ बाप की बातें गूंजती हैं। मेरी माँ कहती थी कि पता नहीं वो कौन सा वक्त था जो आपके साथ मेरा रिश्ता जोड़ गया। फिर अब्बा भी कहते थे कि मैं तुमसे शादी करके पछता रहा हूँ। इनके झगड़ों से मैं डर कर एक कोने में जाकर सहम कर खड़ा जाया करता था। मेरी तकलीफ को कोई भी नहीं समझ सकता था। माँ और बहनें मुझे रिश्ते के लिए लड़कियों की तस्वीर दिखाया करती थी, लेकिन मजबूरन मैं वो तस्वीर भी देख लेता था। लेकिन मुझे तो इन सारी तस्वीरों में भी कोई भी लड़की पसंद नहीं आई थी। मेरे ज़हीन में मेरी बीवी को लेकर जो खाके बना हुआ था वो कुछ और ही था। मैं अपने जैसे लोगों में शादी करना चाहता था और मुझे बिल्कुल सादा सी लड़की चाहिए थी जिसका रहन सहन और मिजाज भी सादा सा हो, जो मुझे समझ सके। मेरे बाप तो मुझे कभी कभार मिलने आ जाया करते थे। मेरे बाप को तो पहले से ही पता था कि मैं किसी हाफिज में जॉब करता हूँ, मगर मैं इन्हें क्वालिफ नहीं करवाता था। इन्हीं दिनों मेरे बॉस की बेटी मेरे घर आने लगी और मेरे घर आते ही इसे पता चल गया कि घर वाले मेरा रिश्ता करवाना चाहते हैं। तभी बॉस की बेटी मुझसे रहने लगी। वो तो बस मुझसे ही शादी करेगी और मुझे किसी भी होने का किसी सूरत में नहीं होने देगी। मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा कि यह बात अपने ज़हन से निकाल दो। तुम मेरे बॉस की बेटी हो, सिर्फ इस वजह से लिहाज कर रहा हूँ, वरना तुम्हारी जैसे लड़कियों को तो मैं मुंह तक न लगाऊं। और वो इंतहाई गुस्से में घर से चली गई और अगले दिन बॉस मुझे जॉब से निकाल दिया और मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई। मैं जॉब के लिए धक्के खाने लगा। जहां भी जाता वहां से अगले दिन ही मुझे नौकरी से निकाल देते। मैं अच्छे से जान चुका था कि ये सब बॉस की बेटी सानिया किरदार ही है। वो बिगड़ी हुई लड़की थी जिससे अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पर मैं भी जिद्दी था। मुझे जो छोटी मोटी नौकरी मिलती है मैं करता रहता। और फिर एक दिन कुछ गुंडे घर आकर मेरे घर वालों को धमकियां देने लगे और सामान की तोड़फोड़ करके चले गए। मुझसे अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सीधा बॉस के घर चला गया। जब देखा तो वहां अब्बा बैठे थे और मुझे देखते ही खुशी से मेरे गले मिले और कहने लगे कि मुबारक हो, मैंने तुम्हारा और हानिया का रिश्ता तय कर दिया है। तुम्हारे बॉस आसिफ साहब तो बहुत अच्छे इंसान हैं। देखो मेरे ज़हीन का इतना पुराना कैसे मिनटों में उन्होंने ख़त्म करवा दिया। और मैं अपने बाप के सामने खड़ा था। मैंने इनसे पूछा कि आप मेरे क्या लगते हैं? मेरा और आपका रिश्ता खत्म हो चुका है। आपने मुझसे पूछे बिना ये रिश्ता कैसे तय कर दिया? मैं इस रिश्ते को नहीं मानता और अपने सेठ को भी समझा दे अपनी हरकतों से बाज आ जाए। मैं इनकी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। और फिर कुछ दिनों बाद बॉस ने मुझे कॉल किया और मुझे दोबारा से जॉब ऑफर की, जबकि मुझे जॉब की सख्त जरूरत थी। मैं अपनी इज्जत नफस को किसी भी सूरत और किसी के हाथों पामाल नहीं कर सकता था। मैंने इनकार कर दिया। ऐसे कई माह गुजर गए जब मुझे एक और बहुत अच्छी जगह नौकरी मिल गई और तनख्वाह भी पहले से ज्यादा थी और मेरा बॉस भी बहुत अच्छा था और मैं इनको पहले ही अपना सारा मसला बता चुका था। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पर जॉब दी है और किसी के कहने पर हम कभी भी तुम्हें इस जॉब से नहीं निकालेंगे। तुम बेफिक्र रहो। यहाँ पर कुछ ही साल में मेरा यह मुकाम बन चुका था और मेरे माली हालात हर लिहाज से अच्छे हो चुके थे। जब एक दिन रोते हुए मेरे साबिका बॉस की बेटी हानिया मुझसे माफी मांगने आई। मैं पहले भी इसे कई लड़कों के साथ घूमते फिरते देख चुका था। इसके काफी अफेयर रह चुके थे, लेकिन अमीर कबीर बाप को अपनी बेटी की कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस पैसा कमाने में मसरूफ था। और जब हानिया मुझसे माफी मांगने आई तो वो बहुत बदली हुई थी। फिर मुझसे माफी मांगी। मैंने इसे माफ कर दिया और इसने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और बाबा ने भी हमें घर से निकाल दिया है। मुझे ये सुन बहुत अफसोस हुआ था। कुछ देर बाद वो बोली, मुझे घर तो छोड़ दो, इसी बहाने तुम मेरी माँ की तबीयत भी पूछ लेना। मैं जाना नहीं चाहता था, पर वो जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले गई और जब मैं वहां गया तो इसने मुझे ये कमरे में बिठा दिया और जूस ला कर दिया और कहा कि तुम ये जूस पियो, मैं मामा को बुला कर लाती हूँ।
उसको पीते ही मुझे कुछ होश न रहा। सुबह खुली तो जूस वहाँ कोई नहीं था और पुलिस मुझे एक लड़के के साथ जबरदस्ती करने पर पकड़ कर ले गई। ये सब इतना अचानक हुआ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। मैं डर गया था, अगर किसी को पता चल गया तो मेरा खानदान की इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। मुझे थाने में शाम हो चुकी थी जब मुझे मेरा एक दोस्त लेने आया और मेरी जमानत हो गई। मेरी तबीयत अभी तक खराब थी। मेरे साथ क्या हुआ था मुझे कुछ पता नहीं चल सका, पर हानिया वो कहाँ गई मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। जब डॉक्टर ने बताया कि मुझे बहुत ज्यादा मुकद्दर में नशा दिया गया है जिसने मेरे पूरे जिस्म पर असर किया है, फिर मुझे समझ आया कि वो सब नाटक था। असल में हानिया ने मुझसे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए ये सब किया था और मुझे पुलिस के हवाले किया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत करेगी, लेकिन वो खुद कहाँ है। मैं जुर्म ना करके भी अपनी नजरों में महरूम बन गया था। मुझे इस गुनाह की सजा मिली जो मैंने किया ही नहीं था। फिर मैं घर आ गया। मैं सीधा कमरे में चला गया। ये क्या हो गया था? अगर इस बात का मेरे घर वालों को पता चल गया वो तो शर्म से मर जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा सर चकराने लगा था। इसके बाद कब नींद आ गई और कब सुबह हुई कुछ पता नहीं चला। अम्मा की आवाज लेने पर मैं मुश्किल से आंखें खोल सका। अम्मा ने कहा कि क्या हुआ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस सर में दर्द है। अम्मा ने कहा कि नाश्ता कर लो फिर मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। मैं चौंक कर उठ गया। मैंने कहा कि डॉक्टर के पास क्यों चलो? अम्मा ने कहा कि क्या हुआ उमेर, तुम इतने घबरा क्यों गए हो? मैं अभी तक इस वाकये से नहीं निकल सका था। मैंने कहा था कि कुछ नहीं, आप परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैं फ्रेश होकर काम पर चला गया। वहां पर भी कुछ काम नहीं कर पा रहा था। मेरे दोस्त ने कहा कि क्या बात है, लगता है कि नींद पूरी नहीं हुई जो इतना गुमसुम से हो। इसने कहा कि मेरे ख्याल में तुम्हें घर पर रेस्ट करना चाहिए, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। फिर इसने कहा कि उमेर, जो भी हुआ इसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाओ। मैंने कहा कि तुम जानते हो मैं कभी मरकर भी ऐसा गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम परेशान नहीं हो, जिसने तुम्हें फंसाने की कोशिश की वो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। दोस्त की तरफ देखा और कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? दोस्त कहने लगा जिसने तुम्हें तबाह करना चाहा। तुम जानते हो कि हानिया अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी। इसने सब तुम्हें बदनाम करने के लिए ये सब किया था। जानते हो कल रात हद से ज्यादा नशे करने की वजह से इसकी मौत हो गई है और कुछ लोगों का कहना है कि इसने खुदकुशी की है। मैंने कहा कि इसने ऐसा क्यों किया, अब तो वो मुझसे बदला ले चुकी थी। हानिया की मौत का सुनकर मेरा ऑफिस में रुकना मुहाल हो गया था। मैं फौरन वहां से निकल आया। रात काफी हो चुकी थी। सारा दिन मैं ऐसे ही फिरता रहा। फिर थक हार कर सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गया। मैंने क्या किया था? कुछ नहीं। फिर भी ये बात कि कोई औरत इतनी कैसे गिर सकती है। हानिया ने मेरी और अपनी इज्जत खुद को अपने हाथों से तबाह की। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। मैं तो बिला वजह इसके साजिश का हिस्सा बन गया था। इसने बदला लेना था तो मुझे अपनी गाड़ी के आगे दे देती, लेकिन इतना घटिया इल्जाम मैं कैसे जी सकूंगा। इस नाकारा गुनाह को उठाकर मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की और कहा कि अभी तक तुम घर नहीं गए, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा कि जी चाहता है कि राह चलती हुई गाड़ी के आगे आ जाओ। क्यों किया इस घटिया औरत ने मेरे साथ? इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरे दोस्त ने कहा कि तुम अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद मेरा दोस्त आ गया। मुझे इस तरह देखकर इसने कहा कि हानिया अपने किए की सजा भुगत चुकी है। इस दुनिया में भी इसे चैन से जीना नसीब नहीं हुआ और आगे भी इसे इसका हिसाब देना होगा। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम एक बाकिरदार इंसान हो, तुमने कुछ नहीं किया। तुम जरा सोचो, जो गुनाह तुमने नहीं किया है इसकी सजा तुम क्यों भुगत रहे हो? मेरे दोस्त ने कहा सब कुछ भूल कर आगे बढ़ो। तुम्हारे घर वालों का तुम्हारे सिवा कौन है? बस इतना सोचो और इस बात को भूल जाओ और एक नई जिंदगी का आगाज करो। फिर मेरा दोस्त मुझे घर छोड़ के चला गया। सही कहते हैं, अच्छे और मुखल्लिस दोस्त का होना आपकी खुशकिस्मती की अलामत है। मेरे दोस्त की बात से मुझे बहुत ढारस मिली थी। कुछ माह गुजरे, मैं एक दिन किसी काम से शॉपिंग मॉल गया तो वहां एक लड़की से टकरा गया। वो अबाया पहने हुई थी। इसने हिजाब ओढ़ रखा था। मैंने फौरन माफी मांगी कि मेरी गलती थी। मैं ना जाने किस सोच में चला आ रहा था जो आगे देखा ही नहीं। इस लड़की ने कुछ नहीं कहा और चली गई, लेकिन वो मेरे दिल में ऐसी भी कि हर लम्हे मेरी आंखों के सामने इसकी तस्वीर रहती।
اس کے چہرے پر ایک سکون سا تھا، وہ حیا سے جھکی ہوئی نظریں، وہ باحیا چہرہ مجھے ہر پل یاد آتا تھا۔ میں بیٹھے ہوئے اس کی سوچ میں گم ہو جایا کرتا۔ مجھے تو کوئی لڑکی کبھی اچھی نہیں لگی تھی، یہ وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھ کر میرے دل نے کہا تھا یہی وہ ہے جس کی میرے دل کو تلاش تھی۔ ایک دن میرے باس نے مجھے اپنے آفس میں بلایا اور کہا کہ میں تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ سر یوں اچانک خیریت تو ہے نا؟ وہ مسکرانے لگے اور کہا کہ ہاں بالکل خیریت ہے، کیا میں اپنی فیملی کے ساتھ تمہارے گھر نہیں آ سکتا؟ میں نے کہا کہ سر بالکل آئے، آپ کا اپنا گھر ہے۔ اس کے بعد میرے باس ہمارے گھر آئے، انہوں نے باتوں میں اماں سے اپنی بھانجی اور میرے رشتے کی بات کر دی۔ میں حیران تھا کہ باس اچانک رشتے کی بات کیوں کر رہے ہیں۔ پھر اماں نے میرے باس اور ان کی بیوی سے کہا کہ میں تو کب سے تیار بیٹھی ہوں اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کے لیے، لیکن یہ مانتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے کہ مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے، آپ اس سے بات کریں، شاید آپ کی بات مان جائے۔ میں انکار کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں نے جس سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا وہ تو کوئی اور لڑکی تھی، میں کیسے ان کو ہاں کر دوں۔ پھر میرے باس نے کہا کہ کیوں عمر، کیا میرے کہنے پر بھی شادی نہیں کرو گی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا کہ جی سر، جیسا آپ کو صحیح لگے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہاں میں نے اس لیے کر دی تھی کہ میرے باس انتہائی شریف اور نیک انسان تھے، وہ کبھی بھی میرے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر میری شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ میں کچھ افسردہ سا تھا کہ پتہ نہیں باس کی بھانجی کیسی ہوگی۔ میں پھر سے اس مال والی لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب میری بہن کمرے میں آئی، اس نے کہا کہ بھائی آخر آپ شادی کے لیے مان ہی گئے۔ میں نے کہا کہ میرا موڈ پہلے ہی بہت خراب ہے، چلی جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا کہ بھائی ایسے کیسے چلی جاؤں، یہ دیکھیے میں آپ کے لیے کیا لائی ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ میں ایک تصویر تھی۔ میں نے کہا کہ اب یہ کیا ہے؟ میری بہن نے کہا کہ آپ کی ہونے والی بیوی کی تصویر ہے۔ میں نے کہا کہ لے جاؤ، میں نے یہ تصویر نہیں دیکھنی۔ میری بہن نے کہا کہ سوچ لیں بھائی، یہ نہ ہو بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے، ابھی وقت ہے دیکھ لیں۔ مجھے تو کچھ خاص اچھی نہیں لگی۔ میری بہن نے ناک چڑھاتے ہوئے تصویر میرے آگے کر دی۔ میں نے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ تصویر تو اسی لڑکی کی تھی جسے میں نے مال میں دیکھا تھا اور دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگا تھا۔ میری دلی تمنا اتنی آسانی سے پوری ہو جائے گی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے تصویر پکڑ لی اور خوشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری بہن نے کہا کہ دیکھا، تصویر دیکھتے ہی کیسے آپ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں نے کہا کہ ہاں واقعی لڑکی تو بہت پیاری ہے۔ میری بہن نے کہا کہ اچھا جی، پہلے تو تصویر دیکھنا بھی گوارا نہیں تھی اور اب کیسے پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا چلو بھاگو یہاں سے۔ وہ چلی گئی۔ میں بہت خوش تھا۔ میری شادی ایک نیک لڑکی سے ہو رہی تھی۔ بالآخر شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ میرے ساتھ اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب اس کی بہنیں رسم کرنے آئی، اس کی سب سے چھوٹی بہن بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ تھی بھی بلا کی حسین، پر میں اسے اپنی بہن سمجھا تھا، اسی لیے اسے نظر انداز کر دیا۔ لیکن دودھ پلائی کی رسم کے وقت وہ بہانے سے میری جیب میں ایک موبائل ڈال گئی اور میرے کان میں کہہ دیا کہ گھر جا کر اس میں جو ویڈیو ہے وہ دیکھ لینا۔ میں بڑا حیران ہوا مگر چپ رہا۔ شادی کے کچھ دن بعد میں موبائل آن کر کے ویڈیو دیکھتی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے کیونکہ اس میں میری اور ہانیہ کی وہ والی ویڈیوز تھی جس بات کو میں اتنی مشکل سے بھلایا تھا۔ آج اتنے عرصے بعد وہی سب پھر سے میرے سامنے تصویر اور ویڈیو کی شکل میں موجود تھا۔ لیکن یہ سب میری سالی تک کیسے پہنچا؟ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ جب میری بیوی کی بہن جو میری سالی تھی، اس کی کال آ گئی۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا آپ اتنے گرے ہوئے شخص ہیں تو کبھی آپ سے اپنی بہن کا رشتہ نہ ہونے دیتی، لیکن جب تک مجھے پتا چلا تب تک آپ میری بہن کے ساتھ نکاح کر چکے تھے، اسی لیے مجبوراً مجھے خاموش رہنا پڑا۔ پھر اس نے کہا کہ دلہا بھائی آپ حیران ہوں گے میں کیسے یہ سب جانتی ہوں، تو اس کا جواب میں آپ کو آپ کے گھر آ کر دوں گی۔ میں بہت پریشان تھا کہ جس بات کو میں نے اپنے گھر والوں سے چھپایا اب وہ سب کو پتا چل جائے گا۔ وہ ویڈیو کب بنی اور کس نے بنائی تھی میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ تبھی میری بیوی کمرے میں آئی۔ اس نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا کہ کیا ہوا ہے، کوئی بات ہے؟ میں نے کہا کہ تمہاری بہن کی کال آئی تھی، وہ مجھ سے کچھ بات کرنے آ رہی ہے، اور کچھ ہی دیر میں میری سالی میرے سامنے موجود تھی۔ میری سالی نے پہلے اپنی بہن کی طرف دیکھا، پھر مجھے دیکھ کر بولی آپ ہی آپ جانتی ہیں آپ کے شوہر کس قدر گھٹیا انسان ہے، آپ سے شادی سے پہلے انہوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں۔ میں خاموش تھا۔ میری سالی نے کہا کہ یہ تصویریں اور ویڈیوز یہ سب ثبوت ہیں۔
मेरी किस्मत के मैंने इन्हें शादी वाले दिन ही देखा था। अगर पहले देख लेती तो कभी भी आपकी शादी इनके साथ ना होने देती, मगर अब मैं सबको बताऊंगी हमारे साथ धोखा हुआ है। मेरी बीवी ने इसका हाथ मोबाइल से छीन लिया और कहने लगी, बस करो तुम, एक बहन होकर अपनी बहन का घर बर्बाद करने लगी हो। मेरी साली ने कहा कि आप सब जानते हुए भी इस दरिंदे का साथ दे रही हैं। मेरी बीवी ने इसे थप्पड़ मारा और बाजू से पकड़कर मेरे सामने खड़ा कर दिया और कहा कि देखो इस शख्स को, क्या तुम्हें लगता है कि ये किसी के साथ इतना घिनौना काम कर सकते हैं? क्या ये तुम्हें इतने गिरे हुए लगते हैं? मेरी साली ने मुझे गुस्से से देखा और कहा कि आप तो इनकी बीवी हैं, आप तो अपने शौहर की साइड लेंगी। मेरी बीवी ने कहा कि तुम क्या समझती हो, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। उमैर ने शादी के पहले दिन ही मुझे सब बता दिया था। घटिया मेरे शौहर नहीं बल्कि तुम हो। मेरी बीवी ने कहा कि तुम खुद बताओ कि तुम्हारी सहेली हानिया ने जब उमैर को नशे वाला जूस पिलाया था, इस वक्त वीडियो कौन बना रहा था? अगर मेरा शौहर गलत था तो वो बेहोश क्यों था और हानिया होश में क्यों थी? जब तुम्हारी दोस्त बेगुनाह थी तो इसके पास ये तस्वीर और वीडियोस कहाँ से आई? फिर मेरी बीवी ने वो सब सबूत जो मेरी साली के मोबाइल में सेव हो चुके थे, शायद इसी दिन के लिए थी ताकि मैं अपने किरदार की गवाही दे सकूं। इस दिन जब हानिया मुझे जूस दिया था, इस वक्त मैं अपने दोस्त के फोन पर बात कर रहा था और वो जूस पी रहा था। मेरे मोबाइल में ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हर वक्त ऑन रहता था। इस वजह से इस वक्त सानिया की सारी बातें इसमें रिकॉर्ड हो चुकी थी। वो कह रही थी कि अब तुम होश में नहीं हो, अब तुम कहीं भाग नहीं सकते, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की थी और तुम समझे कि हानिया अपनी बेइज्जती इतनी जल्दी भूल जाएगी, मगर यही तुम्हारी भूल थी। मैंने तुम्हें यहाँ लाने के लिए तुमसे माफी मांगने का नाटक किया था ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हें भूल चुकी हूँ, लेकिन मैंने तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगी कि तुम किसी से नजरें भी मिला सको। मैं ये सब वीडियोस और तस्वीर के जरिए तुम्हें तबाह कर दूंगी। मेरी बीवी ने वो ऑडियो मेरी साली को सुनाई और फिर मेरी साली नजरें झुकाई कहने लगी कि हानिया इतनी नीच और घटिया हरकत करेगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। फिर मेरी साली ने कहा कि भाई मुझे माफ कर दे, मैं अपनी दोस्त की वजह से परेशान थी, मैंने इतना नहीं सोचा कि वो तो खुद बिगड़ी हुई लड़की थी। मैं इस बात को लेकर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता था। मैंने साली की पहली गलती समझकर इसे माफ कर दिया और वो अपने घर चली गई। मुझे अपनी बीवी पर फख्र था, इसने आज मुझे मेरी नजरों में इतना बुलंद कर दिया था कि मुझे अपनी किस्मत पर नाज होने लगा था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैं तुम्हारा अपने दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। तुमने मुझे समझा, मुझे जाना, मेरा एतबार किया। मैं बहुत खुश किस्मत था जो मुझे ये एक नेक और अच्छी बीवी का साथ मिला था। अल्लाह ताला का फरमान है कि दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत नेक बीवी का होना है। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत को खुश हूँ। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।